100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब वक्त हो गया है प्रोग्राम किसान की बात का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम हाजिर हैं एक बार फिर प्रोग्राम किसान की बात लेकर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा और मेरे साथ है मैं रजत। स्वीकार कीजिए हम दोनों का सप्रेम अभिवादन और नमस्कार। और सुषमा, आज धूप तो कड़कती है ही हमेशा की तरह, थोड़ी हवा भी है इस बीच। और दिल्ली की अगर हम बात करें, एनसीआर में भी अभी थोड़ी देर पहले मैं मौसम अपडेट ले रहा था तो हवाएं तेजी से चल रही हैं। लेकिन फर्क जो थोड़ा सा ये पड़ा है कि आज मौसम के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का भी जो विषय है ना, वो हवा के साथ थोड़ा सा बह रहा है, बदला है। हाँ। और कहीं कहीं रबी फसलों की जो लहलहाती फसलें हैं उनकी कटाई और उनकी थ्रैशिंग यानी गहाई तक हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रहे हैं, और पहुंचना ही नहीं है, हमें किसानों तक बहुत सारी जानकारी भी पहुंचानी है। थ्रेशिंग क्या है और फसलों की गहाई किस तरह से करें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब प्रश्न हो जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के। तो प्रश्न अगर आप भी करेंगे तो उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे जो एक्सपर्ट हैं। आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी को। अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। स्वागत करें उससे पहले हम बता दें, चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम है और आज जो हमारा विषय भी है वो है रबी फसलों की कटाई और गहाई। गहाई हम थ्रैशिंग को कहते हैं। चूंकि आप अभियांत्रिकी से ही हैं, इंजीनियरिंग से ही हैं, एग्रो इंजीनियरिंग से काफ़ी लंबा आपका तजुर्बा रहा है, इसीलिए इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों का ताना बाना खाका लेकर हम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। 23421081 हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो हमारा STD कोड 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल। तो कटाई और गहाई दो चीजें हैं जो कि एक दूसरे की पूरक हैं। कटाई होगी तो गहाई होगी, यानी थ्रेशिंग होगी। तो सबसे पहले हम कटाई की बात करें या थ्रेशिंग पर आएं, क्योंकि मशीनें, थ्रेशिंग बहुत बड़ी चीज है जिससे कि किसान की जो इतनी पूरे साल की मेहनत होती है, एक एक दिन गुजारता है और अपनी फसल को पेट तक पहुंचाने के लिए बीज लेकर आता है, तो वो बीज अगर सही से उस तक नहीं पहुंचा तो उसकी मेहनत विफल हो जाएगी। आप बहुत सही बात बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो किसान भाई अच्छी तरह से समझते हैं कि जो ये समय है, जो थ्रेसिंग का, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जिसे हम कहते हैं, कटाई और गहाई का जो ऑपरेशन है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जैसा बता रहे थे कि सारा मेहनत, सारा पैसा, सारा इनपुट सब खेत में,
है ना, उनका कनक कहते हैं इस एरिया में गेहूं को में फसल को, कनक खेत में है, सोना खेत में है, सोना खेत से लेकर के और घर तक आना है। मौसम में आप देखते हैं ढेर सारी वेरिएबिलिटी होती है इस समय। कभी कहा जा रहा है कभी कभी बरसात आ जाती है अप्रैल के, ये पूरे मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत चंचलता होती है मौसम में, बिल्कुल कब कैसे बदल जाए। हवाई की बात कर रहे थे, चल रहे हैं, तो इसमें ये एक हम अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं टाइमलीनेस, समय पर काम होना, ये बहुत आवश्यक है। और थ्रेसिंग के रिस्पेक्ट में ये बहुत जरूरी हो जाता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का। इसलिए किसान भाइयों आपको ये समझना है, और आप जानते चलते कि ये जो एक छोटा विंडो होता है इसी में हमें अपनी कटाई और गाही करनी है, और उसमें अगर मैच्योरिटी स्टेज पर हमारी फसल है तो वो कटाई के लिए तैयार है, तो उसका समय पे कटाई और गहाई हमें कर लेनी है, ताकि जो हमने पैसा लगाया जीरो वेस्ट हो। ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें किसी भी कारण से, चाहे मौसम के कारण से, चाहे हमारी देर के कारण से, ज़्यादा पकने लगता है तो वैसे भी सेटरिंग लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो इन सब बातों को देखते कि जो फसलें, रबी फसलें जो इस समय खेत में हैं, उनको उचित मशीनों का उपयोग करके, ताकि आपको लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई मिले, समय पे आप काम कर सकें और बिना किसी नुकसान के, खेत में नुकसान नहीं हो, वो आप ले आकर के अपने खलिहान में ले आए और खलिहान से घर में ले आए। जी डॉक्टर साहब, मशीनों की भी बात आपने की, जाहिर है हम इस प्रोग्राम में करेंगे ही। इंजीनियरिंग का काफ़ी रोल है इसमें, अभियांत्रिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, खासतौर से जब हम थ्रेशिंग की बात करते हैं। कुल मिला के आधारभूत जो सवाल यहाँ होना चाहिए, कटाई और गहाई की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं में कितना लंबा ब्रैकेट हो सकता है? मतलब तो क्या क्या कटाई का अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं, फिर गहाई कैसे आती है? बहुत, तो ये आपको समझना होगा कि ये पूरा पीरियड जो 20 दिन से ज़्यादा नहीं होता। कुछ फसलें जल्दी बो दी जाती हैं, कुछ थोड़ा लेट में होती है, लेकिन हम 20 दिन का विंडो लेके चलते हैं। अब तकनीकी विकास जो हुआ, जो इंजीनियर्स के द्वारा और मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया गया, उसमें एक तो ये रहा कि कटाई के सेपरेट कटाई का इक्विपमेंट और सेपरेट घाई का इक्विपमेंट, वो पहले बात की गई, और फिर दोनों को मिला दिया जाए। तो उसके लिए हम फिर कंबाइन हार्वेस्टर की बात की, इसलिए उसे कंबाइंड कहते हैं। जब आपने हार्वेस्टिंग यानी काटना और थ्रेसिंग यानी उसको क्या कहते हैं, अनाज को निकालना उससे, जैसे हम गहाई कहते हैं, दोनों को जब मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। आपने सुना होगा बड़ी मशीन होती है कंबाइन हार्वेस्टर। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आज नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से, जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें 2-3 ऑपरेशन जो पहले मैकेनाइज हुए थे, उसमें यही था कि पहले जुताई, फिर इरिगेशन के लिए पंप सेट का होना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था गहाई। और इसकी बहुत सराहना होती है, मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र में भी और डेवलपमेंट के जो लोग हैं उनके में, कि ये जो गहाई और कटाई की जो मशीनें आई, उन्होंने कृषि को बहुत सुगम बनाया, नुकसान से बचाया, समय पे काम करने। नहीं तो पहले जब ये नहीं था, मैनुअल वर्क करते समय कई महीनों तक बरसात आ जाती थी और वेस्ट होता था। तो बहुत बड़ा योगदान है कटाई और गहाई मशीनों का, और ये किसान भाई हमारे बहुत भली भांति इसको समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हरित क्रांति का अभी आपने जिक्र किया, यहाँ पर बात उस समय की है, 70 के दशक की हम बात कर रहे हैं, 70 से 80 के बीच में। तब मशीनों का युग नहीं था, ना के बराबर। देश को आज़ाद हुए लगभग 20-25 साल हुए थे उस वक्त, 31 साल। बहुत तेजी से चीजें बदल रही थी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। फिर भी सराहना शब्द आपने इस्तेमाल किया कि उसकी काफी सराहना हुई, हरित क्रांति को इतिहास में जगह मिली। आज में और उस वक्त में आप कितना फर्क पाते हैं जब हम मशीनों की बात करते हैं? बहुत फर्क है। हमने प्रयास जो किए उसमें एक तो हंसिया तब भी थी जी, लेकिन हंसिया को इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक डिजाइन बनाना, उसके मटेरियल को इम्प्रूव करना, सेरेशन ले आना, ताकि कम इफर्ट लगा के ज्यादा काम कर सको। तो जो मैनुअल टूल थे उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, मटेरियल साइंस में, और पर्टिकुलरली उसको बनाने में। और जैसे हाथ अगर आदमी काम कर रहा है तो ज़्यादा देर तक काम करके थके ना, उसको हम एर्गोनॉमिक डिजाइन कहते हैं। तो जितने भी ये मैनुअल टूल थे, हंसिया से शुरू कर लीजिए आप और दूसरे मैनुअल टूल, उन सब में सुधार किया गया ताकि एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। जरूरी नहीं है कि हम सबके लिए कंबाइन हार्वेस्टर ही शुरू कर दें। अभी भी लार्ज स्केल पे कटाई देखेंगे आपको इस तरीके के टूल से होती है, जहां पर लोग जो इम्प्रूव्ड डिजाइन हंसिया की
या दूसरे कटिंग टूल की यूज करते हैं। फिर उसके बाद आया कि भाई इससे नहीं चल रहा, तो फिर हमने कहा कि छोटे लाया गया वर्टिकल कन्वेयर, रीपर कहते हैं, रीपर मशीनें आई। रीपर में इस तरीके था कि रीपर को सेल्फ प्रोपेल्ड थे, यानी उसके साथ इंजन लगा हुआ था और उनसे काम करने का, या ट्रैक्टर के साथ फ्रंट माउंटेड रीपर डिजाइन किए गए ताकि अगर आपके पास उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, कम समय में ज्यादा काम बिना ज्यादा परेशान हुए। अभी आपने बताया गर्मी है, ताकि लेबर जो वर्कर काम कर रहा है उसकी प्रोडक्ट भी बढ़ाई जा सके, इसलिए इस तरह की मशीनों का आविष्कार किया गया, बनाई गई और किसानों को उपलब्ध कराई गई ताकि वो समय से अपने खेत की कटाई करते। ये सारी मशीनें ऐसी थी कि जिसको हम विंड्रो बनाने की अंग्रेजी में बात करते हैं कि भाई एक लाइन में गिराते चले गए, फिर बंडल बना लिए, बंडल बना के बांध करके और ट्रैक्टर ट्राली से आपने ला करके अपने खेत। तो इसमें वर्टिकल कन्वेयर रीपर और ये मशीनें आई और या फ्रंट माउंटेड रीपर आए। फिर हमने एक और उसमें कहा कि भाई ये तो बांधने में भी टाइम लगता है, तो रीपर बाइंडर मशीन आई। वो किसान भाई जानते हैं, रीपर बाइंडर मशीन आपका खेत को काटेगी, विंडो में गिराएगी और उसको पहले बांध देती है, मतलब आप बंडल बनाना, बंडल बना करके गिराती चली जाएगी। आपका एक काम जो बंडल बनाने का था वो रिड्यूस कर दिया, आप उठा लो, उसको ट्रॉली में डाल करके अपने फार्म स्टेट पे ले जाओ, वहां थ्रेसिंग फ्लोर पर उसकी थ्रेसिंग कर लो। तो ये विकास हुए इसमें, मैंने जिनकी रीपर की बात की। और उधर थ्रेसर का विकास अलग से चल रहा था। भारत एक ऐसा देश है, आप यहाँ पाएंगे, जो कि हमारे जानते हैं कि ज्यादातर जो फार्म होल्डिंग्स है छोटे और मझौले टाइप के हैं। तो अब रीपर में भी बात करेंगे आप, तो ये आपका 1 कुंतल पर आवर कैपेसिटी से लेकर के 20 कुंतल पर आवर कैपेसिटी के हमारे पास थ्रेसर हैं, वैरायटी ऑफ थ्रेसर है। अच्छा। उनको छोटे इंजन से या बड़े इंजन से, हरम्बा थ्रेसर बड़े वाले को कहते हैं। क्रॉप की अलग अलग सिचुएशन हो, अगर मान लीजिए थोड़ा गीली है तब कौन सा थ्रेसर यूज करेंगे, पक्की हुई है तब कौन सा, छोटा किसान है तब कैसे। जो पंप सेट सिस्टम था, अलग से पावर नहीं चाहिए थी, तो पंप सेट सिस्टम से जोड़ करके ज्यादातर जो पूर्वी भारत में देखेंगे आप जो विकास हुआ थ्रेसिंग का, घाई, मैं आपको दाना निकाल घाई की बात कर रहा हूँ, वो काफी विकास हुआ कि उसी जैसे पंप से हम क्या कहते हैं सिंचाई कर रहे हैं, उसी में पट्टा लगा करके उसका क्या कहते हैं हमने उसके ये गहाई कर लिया। फिर वहां पर एक उसी के पास एक छोटे बिनोवर टाइप का, जो पहले आप वसाना कहते थे कि अलग उसके जो भूसा को अलग करना, तो उसको भी यंत्रीकरण किया गया। उसमें बिनोवर लगाए गए, मैनुअल भी थे और बाद में उनको इंजन से भी चलाने के लिए बिनोवर लगाए गए। तो ये उधर विकास चल रहा था कि अलग काटने की मशीनें अलग और गहाई करने की मशीनें, चारे की व्यवस्था भी आसानी से हो जाती है ऐसे व्यवस्था। और यही एक टेक्नोलॉजी है जो खूब कस्टम हायरिंग पे भी चली, ढेर सारे पूरी से। और यही आपको बताना चाहूंगा कि गहाई एक ऐसा ऑपरेशन है जो भारत में काफी हद तक सफल हुआ। आप वो इसी से कंबाइंड मतलब इसका चला के हम लोग किराए पे काम करने का, हमारे पास थ्रेसर है, ट्रैक्टर में बांधे मूव करके, आज भी ये काफी प्रैक्टिस में है। जी। डॉक्टर साहब, मशीनों की बात करें, थ्रेशर की बात करें, तो बहुत सारे किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि खुद का थ्रेशर नहीं खरीद पाते, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। तो मशीन अगर कुछ ऐसे भी हैं जो खरीदते हैं और बहुत सारे खेतों की थ्रेशिंग कराते हैं, तो मशीन कहाँ से खरीदें? क्या कोई ऐसा कोई मानक जिसे कहते हैं कि BIS, अब देखिए वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली थ्रेसर के बारे में। तो आप जानते हैं कि एक समय था जब थ्रेसर का यूज शुरू हुआ तो बहुत एक्सीडेंट्स होना शुरू हुए और लोगों को जानकारियां नहीं थी, और ज्यादातर यही था कि जो उसकी सूट की डिजाइन थी वो ऐसी थी कि जो ऑपरेटर का हाथ कभी फंस जा रहा है, कभी उसमें जाकर के एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा फिर एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में कि ये बात बहुत ज्यादा देश में मतलब चली और नुकसान जो था लोगों के अंग कट गए, हाथ कट गए। तो उससे लिए BIS का अपना एक डिजाइन है सूट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंस्ट्रक्शंस भी है कि जो भी थ्रेसर मैन्युफैक्चरर हैं वो BIS अप्रूव्ड डिजाइन को ही लगाएंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जैसे हम कहते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड डिजाइन ही लगेंगे। पहले ISI कहते हैं, तो इसको अब BIS कहते हैं। तो उनसे अप्रूव्ड डिजाइन ही लगाएंगे और उसकी डिजाइन सूट की ऐसी थी कि जो हाथ अगर उसके पास पहुंच रहा है तो उसके वो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती थी हाथ फंसने की। और उसी तरह से हमारे आप देखेंगे चारा काटने की मशीनों में भी इस तरह के बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत सुने होंगे आप, बहुत किसानों ने हाथ काट लिया।
तो उसके लिए पहले तो डिजाइन शूट थे, दूसरा ये था कि ढेर सारे ऐसे छोटे मतलब गैजेट तैयार किए गए ताकि आपका हाथ, अगर हमारे संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा में कृषि अभियांत्रिकी संभाग में उस तरह के 500-600 रुपए में 3 गैजेट है, छोटे छोटे गैजेट है कि आपका हाथ पहुंच रहा है तो वहाँ एक रोलर सा है जिसमें खांचे बने हुए हैं, वो खुद रहता है, आप हाथ हटा लोगे अर्थात वहां से पहले लगा दिया आपकी सेंसेशन मतलब हो जाता है। सेंसेशन। अब तो हम उससे ये भी कर रहे हैं कि लाइट या इस तरह आ जाए, जग जाए, उसको हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके और बेहतर बनाया है। तो और चूंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो एम्पुटेशन का, हाथ कटने का, उसी तरह से उसकी जो क्या कहते हैं चक्का है, चक्का को हम रोकने के लिए एक ताकि बच्चे कभी कभी खेलने लगते हैं उनसे, उनको बचाने के लिए वो लगाया गया। जो आपका सेफ्टी गार्ड लगाया गया कि इवन जहां काटने का जो है वो खुला न रहे, हाथ न लगे। तो ऐसे हमने सेफ्टी पर काफी प्रयास किया गया है। और अब थ्रेसर के रिस्पेक्ट में या हमारा क्या कहते हैं ये चारा काटने की मशीन के रिस्पेक्ट में जो 2 मुख्य कारण थे ढेर सारे एक्सीडेंट के, उन पर काफी विजय पाई, लगाव पाया, तरह के साधन जुटाए गए। बट एक बात है इसमें हम ये चर्चा करनी चाहिए हमें कि किसान भाइयों को ये समझना होगा कि एक अध्ययन के अनुसार ये पता है कि 65% से ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं, चाहे आपका थ्रेसर के हो गए चाहे चारा मशीन के हो, इनका कारण जो है वो मैन मेड, हमारी गलतियां हैं, हमारी गलतियां, मशीन की गलतियां नहीं है। लापरवाही जैसे आप कहते हैं, एग्जैक्टली लापरवाही। तो मशीन के लिए तो पहले भी कहा गया है कि मशीन को जब भी प्रयोग कर रहे हैं सावधानी बरतें, क्योंकि जो फायदा पहुंचा सकती है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि जो हम जब भी इसका प्रयोग करें थ्रेसर का या चारा काटने की मशीन का, तो हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत आराम से, जैसे हम बार बार बताते रहते हैं आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को, कि आप ढीला कपड़ा ना पहनिए जब भी हो, मतलब ध्यान करिए, और बच्चों को काम पे मत लगाइए, थ्रेसिंग के काम पर बच्चों को ना लगाइए, ठीक है। किसी भी तरीके से इंटॉक्सिकेशन है, आपने ड्रिंक किया है या ये किया है, ऐसे व्यक्ति को मशीन के पास मत भेजिए, वो बहुत जरूरी है, ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति को मशीन के पास मत भेजिए। उसमें तो दुर्घटना की पूरी संभावना है। अगर दिन के उजाले में काम करिए, अगर कहीं मजबूरी पड़ रही है कि रात में काम करना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हवा का रुख वगैरह देखते हैं, तो उसके कारण ताकि सफाई उसकी अच्छी तरीके से हो, तो पूरी तरीके से लाइट होनी चाहिए वहां पर, ऐसा ना हो कि अंधेरा किसी तरीके का है। तो ये जो बहुत कॉमन इनको बता रहे हैं, महिलाओं को अगर वो ढीली साड़ी में इस तरह से है उस तरह, तो प्लीज वहां पर जो है ना उनको न अलाउ करिए, और या तो पहना करके ठीक से, जैसे अब हमारे यहाँ तो देखते हैं आजकल तो सब लोग बिल्कुल सूट वगैरह वो पहन सभी, हाँ, मतलब ढीले वस्त्र नहीं होने चाहिए। बस यही है कि ढीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, जहाँ से कोई ढीले वस्त्र न होना, बच्चों को दूर रखना, किसी भी तरीके से इंटॉक्सिकेशन है, किसी तरीके से अल्कोहल का या तरह है, प्लीज भूल के मत जाइए थ्रेसर के पास। थ्रेसर माफ नहीं करेगा अगर इस तरीके की गलती होती है, मशीन जो है ना माफ नहीं करती, हमें ये मानना चाहिए। और जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। अब तो मेडिकल में भी ढेर सारी है, हमारे इसमें बहुत बड़ा योगदान है मेडिकल का, बहुत बड़ा उन्होंने बुलाया, जोड़ देते हैं, लेकिन वैसी स्थिति लाए क्यों? प्रकृति ने दी है, हाँ, वैसी स्थिति लाए क्यों? कॉलर मित्र जुड़े हैं शायद हमारे साथ। लेकिन हालांकि उनका सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी कोई मैं बात आपसे नहीं, बात कराना चाहती हूँ। हेलो राजकुमार जी, आप हैं वहाँ? लगता है संपर्क बीच में से जी नहीं हो पाया। वो बस इतना ही जानना चाह रहे थे कि गेहूं की फसल है, हाँ, और उसके कटने के बाद क्या उड़द की फसल लगा सकता हूँ मैं, तो वो आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाह रहे थे। ये देखिए, वो तो आपके पास जो है ना लोकल, वहाँ पे जो हम तो मशीनों के बारे में जाता है, लेकिन ये जो कॉमन प्रैक्टिसेज है, आपका केबीके है वहाँ पे, अगर गुड़गांव के पास है, गुड़गांव में हमारा केबीके है, फसल की पूरी बात बता करके, और केबीके पे जाइए और केबीके से सारी जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं लगाने का, कौन सी वेरायटी लगाए, क्या लाए। और गुड़गांव से तो दिल्ली बहुत नजदीक है, IRI आइए, पूसा में
में आइए और आप सारे बीजों के बारे में अच्छा बीज कौन है और कब हम लगा सकते हैं उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। किसान कॉल सेंटर भी सेवा में है, किसान कॉल सेंटर सेवा में, हाँ बिल्कुल, किसान कॉल सेंटर संपर्क किया जा बहुत सकता सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि थ्रेशर मशीन की कि कितनी दुर्घटनाएं होती हैं अगर लापरवाही बरती जाए, तो क्या कोई इस तरह के भी थ्रेशर आ रहे हैं कि जब उसको अनाज को उसमें रखा जाए, उस बंडल को, तो अगर वो लापरवाही भी अगर बाई चांस हो जाती है, तो क्या कोई थ्रेशर ऐसा भी है जो ऑटोमेटिकली रुक जाए, मतलब हाथ वहां तक पहुंचे ही नहीं, कुछ इस तरह की? देखिए, उसके लिए हमने बताया कि हमने ये सिस्टम बनाया है कि हाथ अगर पहुंचने वाला होगा, किसी बॉडी को टच करेगा तो कोई लाइट जल जाएगी। हाँ, कुछ लाइट, हाँ लाइट जल जाएगी, एग्जैक्टली लाइट जल जाएगी। हम संस्थान में भी, हमने पूसा संस्थान में भी इस तरीके का गैजेट डेवलप किया है और कमर्शियली भी इस तरह की चीजें अवेलेबल है कि अगर वहां पर पहुंचा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेशर के केस में आप इतना ध्यान रखें कि उससे जो थ्रेशर का सूट है, वो परनाला जिसे हम कहते हैं, वो BIS अप्रूव्ड हो। ये आप जब खरीद रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर से जरूर पूछिए। बिल्कुल, गुणवत्ता नहीं, उसकी डिजाइन मैडम ऐसी है, डिजाइन ऐसी की गई है कि दुर्घटना मिनिमम होगी। पहले उस तरह से सिंपल डिजाइन होती है ना, तो डिजाइन इंप्रूवमेंट है वो जी। और जब ये किसान भाई खरीदते भी हैं मशीनों को, तो कोशिश करें कि नियर बाय एरिया से ही खरीदें। सरकार का, अच्छा सरकार से भी कोई सब्सिडी मिलती है क्या? बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी हमें ये रियलाइजेशन हो चुका है कि एग्रीकल्चर जो आगे बढ़ेगा वो इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि हम सब सिस्टम में इफिशिएंसी देखना चाहते हैं। इफिशिएंसी इंजीनियरिंग से आती है, समय के काम करने से आती है, और जो भी हम प्रिसीजन की बात हम करते हैं तो हर जगह पर प्रिसीजन है, प्रिसीजन से आती है। तो ये इस बात को सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से, भारत सरकार ने और जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा। आप देखिए, अभी हमने बात कर रहे थे ना कि मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी आई जी। भारत सरकार और कृषि मंत्रालय इतना सेंसिटिव है कि पहले तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाने में बहुत जल्दी किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उसको तुरंत अप्लाई करने के लिए हमारी एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है जो भारत सरकार का है, जिसके थ्रू हम मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें खर्चा किया जाता है सब मशीनों पर। उसमें सरकार ने बहुत त्वरित डिसीजन लेकर के ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में ऐड कर दिया कि अगर हमें संस्थानों को या ICAR के इंस्टीट्यूट है उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए दूसरे में। तो इसी तरीके से जो हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, उसके थ्रू जो ये मशीनें हैं उन पर सब पर सब्सिडी है। चाहे आप कटाई की मशीनें हैं, चाहे गहाई की मशीनें हैं, चाहे ट्रैक्टर है अलग अलग साइज के, और यही नहीं, आप चले जाइए कंबाइन हार्वेस्टर तक, थ्रेशर्स हैं, इन सब पर 40% की सब्सिडी जो है वो उपलब्ध है किसान भाइयों को। और वो हमारा उनसे अनुरोध है कि वो अपने जिला कृषि अधिकारी से बात करके और जो इन मशीनों पे जो सब्सिडी है उसका फायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, कृषि अवसंरचना कोष की बात हम करते हैं, जो भारत सरकार की एक फंडिंग योजना है किसानों के लिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा सकते हैं। आप महंगी से महंगी मशीन आप साझे में भी ले सकते हैं और आप अकेले भी ले सकते हैं। क्या इस तरह के जो कटाई या थ्रेशिंग से जुड़े हुए हमारे उपकरण हैं, यंत्र हैं, ये इस आते हैं इस दायरे में? एक सामान्य सी जानकारी लेना चाह रहा हूं। ये देखिए, अभी तो चूंकि हमारे पास ऑलरेडी SMAM में, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में, इन इक्विपमेंट पर सब्सिडी अवेलेबल है जी, इन पर सब्सिडी अवेलेबल है जिन इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं। और ये जब हम इसकी SMAM में ही आपने कहा कि हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए, तो हाईटेक एग्रीकल्चर आपका अलग अलग उसमें स्कीम है। किसान भाइयों को समझना होगा कि आप अगर कस्टमाइजिंग सेंटर बड़ा खोलना चाहते हैं जिसमें हाईटेक एग्रीकल्चर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग फंड की उपलब्धता है। आप सिर्फ अपने लेवल पर कस्टमाइजिंग करना चाहते हैं तो अलग उपलब्धता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें बड़े अभी कामों के लिए, चूंकि उसका रेंज जो है ना बड़ी है, और जितने भी एग्रीकल्चर में आप प्रोसेसिंग प्लांट बड़े लगाने हैं, किसी तरीके का फ्रूट्स वेजिटेबल से रिलेटेड किसी तरीके का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उन सब में जो है इस बड़े फंड का यूज करें। बाकी
जितने आप एग्रीकल्चर मशीनें थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग की करें, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर, इन पर हमारा जो सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है उसमें ये सारी टेक्नोलॉजी निहित है, उन पर आपको ये सब्सिडी मिल सकती है। जनरल फार्मर हैं तो 40% तक है। आप अगर क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के फार्मर हैं या SC/ST फार्मर हैं, वो ज़्यादा सब्सिडी 50% तक की सब्सिडी है। और कई बार ऐसे भी है कि आपका केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी साथ में भी कई इक्विपमेंट पर दी जा रही है। तो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से है वो इस एरिया में बहुत हैं। और अब तो मैं बताया कि ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर ये सुविधा दी जा रही है। तो सरकार और संस्थाएं कटिबद्ध हैं कृषि मशीनरी। रोबोटिक्स पे भी बात करते हैं हम, रोबोटिक्स में भी काफी इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट और दिए जा रहे हैं ऋण भी किसानों को उस संबंध में। डॉक्टर साहब कुछ देर के लिए रुकते हैं, एक बहुत जरूरी जानकारी शायद इसमें हमारा इंतजार कर रही है। मौसम की हमने बात की थी शुरुआत करते हुए, तो एक छोटा सा अंतराल लेकर मौसम पर बात करते हैं। जरूर आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी या हल्की धूल भरी आंधी भी आ सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और NCR के कुछ एक हिस्सों में धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम में फिलहाल इतना ही, और बाजार भाव भी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बाजार भाव की भी। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। अब सुषमा से इंगित मिली है तो मैं सबसे पहले आपको सब्जियों की तरफ लेके चलता हूँ। एक लंबी कतार है, इनमें सबसे पहले मुझे दिख रहा है आंवला जो 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। अदरक 36 रुपए, हरी मिर्च 37 रुपए प्रति किलो, मशरूम 83 रुपए प्रति किलो, प्याज 20 और आलू 26 रुपए प्रति किलो। फलों पर अगर आए सुषमा तो सेब 140 रुपए, केला जो नियमित केला हम कह सकते हैं रेगुलर केला 32 रुपए प्रति किलो, अंगूर 89 रुपए, अमरूद 51 रुपए, संतरा 62 रुपए और पपीता 28 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि समय की रफ्तार भी उतनी ही तेज है जितनी तेजी से हवाएं चल रही थी, कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, तो कल के हमारे अंक में हम बात करेंगे छत पर सब्जी की बागवानी की उपयोगिता। यानी अगर आप किचन गार्डन वगैरह यूज करते हैं, लगाते हैं, तो सब्जी कैसे उसमें लगाई जा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर PK सिंह जो कि सब्जी वैज्ञानिक हैं CPCT पूसा संस्थान में। जी, बहुत कुछ बात की हमने कटाई और गहाई पर, तो मेंटेनेंस के ऊपर मैं जल्दी से पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से मेंटेन करें अपने थ्रेशर को किसान भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि जो किसान भाइयों ये समझना जरूरी है कि हो सकता है कि आपके पास थ्रेशर है और आपने उसका अभी मेंटेनेंस ऐसा तैयार न किया हो कि हमें अभी कुछ दिन में यूज करना है। तो एक बार देख लीजिए कि अपने थ्रेशर को चेक कर लीजिए, जितने उसके घूमने वाले पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसका लुब्रिकेशन हो जाना चाहिए। कहीं कोई पार्ट जंग लगा हुआ है या इस तरीके से, तो वहाँ पर उसको साफ करके और वहाँ पर भी कोई स्नेहक द्रव्य लगा करके उसको देखे कि अपना वो सही समय पर चले। अगर आपका बेल्ट वगैरह देख लीजिए कि अगर टूटी है या किस तरह से पुरानी हो गई तो एडिशनल बेल्ट वो ले करके रखें। और एक बार अपने पूरे थ्रेशर की मेंटेनेंस कर लें। जहाँ तक कंबाइन हार्वेस्टर की है उसे तो आप अपने घर के पास ले जाकर के भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर समय पे वो आपका उपकरण काम नहीं आया तो समझिए उसके पूरे समय रखने का क्या फायदा है। तो तैयार कर लें और तैयार हो जाएं अपनी फसल की कटाई के लिए। और जो कुछ मैंने कहा कनक जो है वो खेत में है, कनक को घर पे लाए। कनक की उम्मीद करें और अच्छी भरपाई भी होगी हमारे किसानों को, इसकी उम्मीद करते हुए हम। हाँ, मैं तो यही है, आज सुबह पढ़ रहा था कि मानसून का भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है, बहुत अच्छी पैदावार होने जा रही है। बहुत जो है ना, मुझे तो बड़ी खुशहाली है। जी बिल्कुल, खुशहाली आएगी और फसल जिस तरह से लहला रही है और वो घर तक बहुत आसानी से आएगी। सावधानी के साथ थ्रेशर का इस्तेमाल करिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।